Hello friends and students, today we will solve plant design and economics questions. If you watch this video, then this video is enough for solving the question from plant design and economics. And this video is very helpful for GATE, OPAL and HURL and NIRL. If you are going for HURL exam, then watch it once times. 1 and 2 question will definitely come from this video. First we will solve फर्स्ट क्वेश्चन. मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी दोस्तों, ताकि आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर उसे सॉल्व कर पाएँ. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समवन डिजायर्स टू borrow 2000 for his financial obligation. The amount can be borrowed from a loan agency at a monthly interest rate of 1%. Then total amount of principal with simple interest after 3 years is, means किसी को 2000 रुपये बोरो करने हैं, तो यहाँ पे हमारा P है 2000 रुपये, मतलब प्रिंसिपल 2000 रुपये है. The amount can be borrowed from a loan agency at a monthly interest of rate 1%. Then total amount of principal with simple interest. हमें सिंपल इंटरेस्ट इसमें लग रहा है और हमें टोटल अमाउंट चाहिए. तो टोटल अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस P इंटू T इंटू R अपॉन 100. ये वेरी सिंपल क्वेश्चन फार्मूला है दोस्तों, ये सबको पता होना चाहिए. तो हमारा P है 2000 और टाइम एट ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1%. हम पहले टाइम देख रहे हैं, 3 इयर्स का है, लेकिन इंटरेस्ट जो दिया हुआ है मंथली दिया हुआ है, तो मतलब कि 1% मंथली है. तो 3 इयर्स के लिए एनुअली कितना हो जाएगा, 1 इंटू 12, तो 12% एनुअली इंटरेस्ट हो जाएगा. तो हमारा टाइम 3 इयर्स है और रेट 12% है, डिवाइडेड बाय 100. इफ़ यू सॉल्व दिस यू विल गेट आंसर 2720. दोस्तों आप इसे ज़रूर कैलकुलेटर में डालकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $20,000 with a salvage value of 2000 after a service life of 5 years has an interest of 10%. The difference between book value of third year, depreciation from straight line method and sum of digit year method. देखिए पहले स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है. स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं. डिप्रिसिएशन का फार्मूला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड से, जहाँ पे V नॉट है इनिशियल वैल्यू और ये स्लेवेज वैल्यू है और n नंबर ऑफ ईयर्स है. और अगर हमें किसी पर्टिकुलर ईयर का निकालना हो बुक वैल्यू ऑफ nth ईयर, दिस इज V नॉट माइनस ND, मीन्स स्टार्टिंग का बुक वैल्यू माइनस n ईयर में कितना डिप्रिसिएशन हुआ. यही सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से डिप्रिसिएशन निकालते हैं. डिप्रिसिएशन ऑफ एथ ईयर, n माइनस a प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 V नॉट माइनस VS. n है टोटल सर्विस लाइफ, a है जिस ईयर का हमें डिप्रिसिएशन निकालना हो. अगर हमें V1 निकालना हो तो V नॉट माइनस D1 करेंगे, मतलब कि स्टार्टिंग का वैल्यू और फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन घटाना. अगर V2 निकालना हो मतलब बुक वैल्यू ऑफ सेकेंड ईयर, देन V नॉट माइनस D1 माइनस D2, मतलब कि फर्स्ट ईयर जितना वैल्यू था उसमें फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस किया, इस तरह सेकेंड ईयर का माइनस किया. इस तरह अगर हमें Vn निकालना हो तो V नॉट माइनस D1 माइनस D2 माइनस D3 डॉट माइनस Dn. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें डिप्रिसिएशन निकालना है.
और यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू क्या है, जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया था। तो वी नॉट हमारा है 20 और वी एस है स्लेवेज वैल्यू। स्लेवेज वैल्यू मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई कार खरीदी और उसे अभी मान लीजिए 6 लाख में खरीदी और बाद में वो सर्विस लाइफ उसका एंड हो गया और बाद में उसकी वैल्यू 50,000 हो गई है, तो मतलब कि उसकी स्लेवेज वैल्यू है 50,000। वी एस इज 2000। फिर यहाँ से डी निकालेंगे, एन 20,000 माइनस 20,000 डिवाइड एन क्या है, एन इज 5 years। V3 क्योंकि हमें थर्ड ईयर का निकालना है। वी नॉट माइनस 3D। वी नॉट इज 20,000 माइनस 3 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाई 5। इफ़ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 9200। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से थर्ड ईयर की बुक वैल्यू निकाल ली है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो या फिर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं दोस्तों। अब हम एक्चुअली हमें V3 निकालना है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से, मतलब कि V नॉट माइनस D1 माइनस D2 माइनस D3 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे, n माइनस a प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 बाई 2 V नॉट माइनस VS। देखिए आप सबसे पहले n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 निकाल लीजिए। n 5 ईयर था, देन 15, n 5 है, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं। फर्स्ट इंटू वी नॉट माइनस VS इज 18,000, 20,000 माइनस 2,000 divided by 15. If you solve this, you will get 6,000. Similarly, we will calculate n minus 2 plus 1 divided by 15 into 18,000. If you solve this, you will get 48,000. D3 is n minus 3 plus 1 divided by 15 into 18,000. If you solve this, you will get 3,600. Then finally we will calculate V3. This method is sum of year digit method. आपके HUR में इतने लंबे क्वेश्चन ही आएंगे दोस्तों, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आएगा कि सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में ये फार्मूला लगता है क्या, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। V3 is nothing but V naught minus D1 minus D2 minus D3. If you solve this, you will get 5,600. तो हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। देन मीन्स फाइनल आंसर के लिए फाइनल आंसर हमसे पूछा है 92,000 हमारा आया था स्ट्रेट लाइन मेथड से और 5,600 आया हमारा। देन फाइनल आंसर इज 3,600। दिस इज आंसर। ये एक क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट्स कितने मिलते हैं, कि हाउ वी कैन कैलकुलेट डिप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड, how we can calculate book value for nth year by straight line method, and what is the formula for sum of year digit method for depreciation, and how we are calculating the book value for nth year. Now we will move on next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर ए केमिकल प्लांट इज 80 लाख। मतलब कि फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 80 लाख
विथ ए नो स्लेवेज वैल्यू, मतलब यहाँ पे स्लेवेज वैल्यू 0 है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स यहाँ आई दिया हुआ हमारा 10% एंड टैक्स रेट, आई डी से मैंने टैक्स रेट को दर्शाया 25%, और 25% हमारा टैक्सेबल इनकम पर लगेगा। एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑफ द ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम सेल इज 20 lakhs, और वी आर गेटिंग सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स इज 20 lakh, मीन सेल्स है 20 लाख। एंड ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि जब ये सेल्स कर रहे हैं तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लगती है ना प्रोडक्ट को बनाने में, उसका कॉस्ट है। ये फिक्स्ड कॉस्ट होता है कि स्टार्टिंग में प्लांट डालने का खर्चा, और ये होता है कुछ रॉ मटेरियल लग गई, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, वो दिया हुआ है हमारा 5 लाख। एंड डिप्रिसिएशन रेट 5% पर ईयर। डिप्रिसिएशन ऑलवेज फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का होता है दोस्तों, तो 80 लाख का 5% दिया हुआ है, मतलब 4 लाख डिप्रिसिएशन हुआ। और अगर हम यहाँ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेल्स माइनस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, माइनस डेप्रिसिएशन, 20 माइनस 5 माइनस 4, 11 लाख। दोस्तों हमने डेप्रिसिएशन इसलिए किया माइनस किया क्योंकि हम जो टैक्स दे रहे हैं ना, टैक्स दे रहे हैं, जो वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है उस पर टैक्स नहीं लगता है, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया है। देन टैक्स निकालने का, एक मिनट, टैक्स हम निकालेंगे। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये 11 लाख का टैक्स कितना परसेंट है, 25%, तो टैक्स आ जाएगा 25%, इतना टैक्स लगेगा। और इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो रहा है, 11 लाख, और कितना बचेगा, 25% टैक्स लग गया, मतलब कि 75%, और प्लस डिप्रिसिएशन, जो अमाउंट डिप्रिसिएट हो गई वो तो उसका फ़ायदा ही हो रहा है ना, तो प्लस 4 लाख और करने का, एंड वी विल गेट 12.25। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, मतलब दिस मनी वी आर जनरेटिंग इन 1 ईयर, तो हमें निकालना है कि 80 लाख जो है वो कितने ईयर में रिकवर हो जाएगी, और वो डिस्काउंटेड निकालना है, मतलब वी हैव टू यूज दिस आई इंटरेस्ट रेट। लाख हमें, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए दोस्तों कि 80 लाख यहाँ पे है, और ये हम मंथली 12.25 जनरेट कर रहे हैं, तो हम इन सारे वैल्यू को यहाँ पे लाते हैं, फर्स्ट में लाते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 12.251 प्लस आई के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस आई के पावर n। अगर हम ये 12.5 को इस साइड ले जाते, मतलब फ्यूचर वर्थ में होता, तो उसका फॉर्मूला होता 12.25 1 प्लस आई के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 आई प्लस 1 के डिवाइड बाई आई, बस इतना ही होता। अगर हम इस सारे वैल्यू को इस साइड ले जाते तो हम, लेकिन इसमें 80 लाख तो हमने इनिशियल में इन्वेस्ट किया था ना, तो हम सारे वैल्यू को प्रेजेंट पर जब हमने इन्वेस्ट किया था वहाँ पे ले जाएंगे। 12.25 आई की वैल्यू हमारी दी हुई थी 10%, मतलब 0.1, n। आप
इसको कैलकुलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी एन की वैल्यू कितनी आई। देखिए हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए हमने फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा दिया हुआ था 80 लाख और सेल्स 20 लाख। सेल से मैन्युफैक्चरिंग संस्थाएं, हमने सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ध्यान देने वाली बात है कि हमें डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं और फिर उस पर टैक्स लगता है। और फिर एनुअल कैश फ्लो निकालने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोले या फिर एनुअल कैश फ्लो बोले, उसमें हम डेप्रिसिएशन को प्लस किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि डिफरेंस होता है पेबैक पीरियड और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में आई का यूज करते हैं जबकि पेबैक पीरियड में आई का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोर्स ड्यू टू विंड लोड एक्टिंग ऑन ए टॉल वेसल डिपेंड्स अपॉन। ये सब पे डिपेंड करता है दोस्तों, ऑल ऑफ दिस। जिसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 10,000 इज प्लेस्ड इन ए सेविंग अकाउंट अर्निंग एज ए इंटरेस्ट ऑफ 6%, मतलब आई दिया हुआ है 6% और पी दिया हुआ है $10,000। कंपाउंडेड सेमी एनुअली। देखिए यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि ये 6% एनुअल रेट इंटरेस्ट दे रहा है और हमें निकालना है, तब हमें सेमी एनुअली ट्रीट करना है। हाउ मेनी ईयर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस अमाउंट टू बिकम डबल। ये सिंपल है दोस्तों, आप सबको ये फार्मूला पता होना चाहिए। अमाउंट इक्वल टू एम बोले या आर बोले, ये फार्मूला। इसमें क्या है, अमाउंट यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स विल रिक्वायर टू अमाउंट टू बिकम डबल। मान लीजिए कि पहले हमारा पी था तो बाद में कितना हो गया, 2p हो गया। यहाँ पे 2p लिखेंगे, p लिखेंगे और हमारा आर कितना दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है। लेकिन यहाँ एम की वैल्यू क्या होगी, सेमी एनुअली है तो सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ का होता है, तो एक साल में कितना हो गया, 2 बार हो गया। एक साल में 6 महीने की एक बार आता है, फिर दूसरा बार आता है, तो मतलब 2 बार हो गया। एम की वैल्यू 2 और कितने साल के लिए पूछ रहा है, हमें निकालना है एन। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट एन इक्वल टू 11.72 और हमें एडजस्ट टू नेक्स्ट इंटीजर करना है। अब आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा दोस्तों। आप इसका आंसर 11 मार्क नहीं कर सकते, इसका आंसर 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट टू द कैपिटल रिजर्वायर। कैपिटल रिजर्वायर मतलब होता है जो कंपनियां होती है ना, कंपनी में मतलब जो भी उसका इनपुट है, जो उसका इनपुट है वो कैपिटल रिजर्वायर। तो जो अगर कंपनी लोन ले रही है तो भी इसके इनपुट है, तो ये तो नहीं होगा। स्टॉक्स, कंपनी का स्टॉक्स भी उसके लिए इनपुट है। कंपनी ने कोई बॉन्ड खरीदा है, उसका इनपुट है। लेकिन डिवाइडेंड टू स्टॉक होल्डर, अगर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता है और उसको कुछ लाभ मिलता है, इसका मतलब लाभ होता है, तो इसके लिए तो इनपुट नहीं है ना, इसके लिए तो आउटपुट हो गया। तो मतलब ये हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए अभी मैंने आपको पीछे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बताया स्ट्रेट लाइन मेथड से एंड सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि डेप्रिसिएशन कितने मेथड से निकाला जाता है। इस क्वेश्चन में डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से हमें डिक्लाइनिंग बैलेंस के रिलेटेड हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में हमें 2 फार्मूला ध्यान रखना होता है दोस्तों। F होता है 1 माइनस VS बाई V नॉट 1/n। VS क्या है, स्लेवेज वैल्यू, V नॉट क्या है, इनिशियल वैल्यू। और डिप्रिसिएशन अगर 1 का निकालना हो तो V1 इंटू F।
2 का निकालना हो तो V2 इंटू एफ, और Vn इक्वल टू होता है V0 इंटू 1 माइनस एफ के पावर n। इतना आपको याद रखना है। अब नाउ वी विल solve the question. The annual depreciation cost is fixed percentage of the property value at the beginning of the particular year। देखिए फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन है फिक्स्ड परसेंटेज, एफ की वैल्यू तो फिक्स ही होगी क्योंकि एन सर्विस लाइफ है, वी एस और वी कांस्टेंट है एट द बिगिनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर। तो करेक्ट है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द एनुअल कॉस्ट फॉर डिप्रिसिएशन इज सेम इच ईयर। नहीं, सेम नहीं हो सकता है ना दोस्तों। D1 V1 इंटू एफ है, D2 V2 इंटू एफ है, V1 V2 आर डिफरेंट क्योंकि हम V1 V2 इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ऑल आर डिफरेंट क्योंकि देखिए डिफरेंट कैसे, V1 होगा V0 इंटू 1 माइनस एफ, V2 होगा V0 इंटू 1 माइनस एफ का होल स्क्वायर, बोथ आर डिफरेंट, तो ये हमारा गलत है। द वैल्यू ऑफ द एसेट कैन डिक्रीज टू 0 एट द एंड ऑफ द सर्विस लाइफ। देखिए ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैल्यू ऑफ द एसेट कैन बी डिक्रीज टू 0, ऐसा बोल रहा है कि VS 0 है, 0 हो सकता है। नहीं दोस्तों, नहीं भी हो सकता है ना, 0 VS 0 नहीं भी हो सकता है, तो ये गलत है। द वैल्यू ऑफ द एसेट डिक्रीज लीनियरली विथ टाइम, लीनियर भी नहीं है ना, यहाँ 1 माइनस एफ है, 1 माइनस एफ का होल स्क्वायर है, फिर 1 माइनस एफ का होल क्यों आएगा, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है हमारा A bank advertises इस पे 5.25% इंटरेस्ट कंपाउंडेड डेली। यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट दिया हुआ है ना वो एनुअल इंटरेस्ट दिया हुआ है और हमें निकालना है कंपाउंडेड डेली। दिस इज इक्वलेंट टू व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। हमें आई इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं। पी से पी हमारा कैंसिल हो गया। वन प्लस आर हमारा 5.25 है। एम देखिए कंपाउंडेड डेली है, मतलब कि एक साल में कितने दिन होंगे, 365। एम की वैल्यू 365 और 1 ईयर का ही पूछ रहा है, -1। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 5.38। आप इसे पर 100 से गुना करेंगे तो मिलेगा दोस्तों 5.38, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है ना, परसेंटेज में पूछ रहा है, इसलिए हमने 100 से गुना किया है। 38985%। द रेशियो ऑफ एनुअल कैश फ्लो टू कैपिटल कॉस्ट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन HRL में डेफिनेटली आएंगे दोस्तों। मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए और उसमें जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताएं वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HRL का भी एग्जाम 12 तारीख को, मतलब कल ही होने वाला है दोस्तों, तो आप ये वीडियो जरूर देखें। द रेशियो ऑफ एनुअल कैश फ्लो टू कैपिटल कॉस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय कैपिटल कॉस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है हमारा in a chemical process plant the total product cost comprises of manufacturing cost, मतलब जो टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है और प्लस जनरल एक्सपेंसेस। देखिए मैं आपको यहाँ पे सबका मीनिंग बताती हूँ। R&D कॉस्ट मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, मतलब ये तो इंटायरली डिफरेंट है।
मतलब कि किसी मॉलिक्यूल्स को डेवलप करने में जो कॉस्टिंग आ रही है उसे बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ओवरलोड कॉस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑन गोइंग कॉस्ट है टू ऑपरेट ए बिजनेस बट एक्सक्लूड्स द डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विथ क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ऑन गोइंग कॉस्ट है, लेकिन यह प्रोडक्ट के लिए जो लगता है उसको एक्सक्लूड करता है, तो ये मतलब एक रॉन्ग है। जनरल एक्सपेंसेस आर कॉस्ट ए बिजनेस अकर्स पार्ट डेली ऑपरेशन सेपरेट फ्रॉम सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे यूटिलिटी, पोस्टेज, रेंट, ये सब वगैरह। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज एन असेसमेंट ऑफ रिस्क ड्यू टू assumptions। इसका ये होगा दोस्तों, जैसे ये डिस्काउंट फैक्टर का आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए दोस्तों। डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 + i के पावर n + 1 डिवाइडेड बाई i इंटू 1 + i के पावर n। प्रेजेंट वर्थ निकालना है, मतलब कि कोई वैल्यू यहाँ पे s है और ये मतलब कुछ साल हो गया, n ईयर हो गया, और इस वैल्यू को आपको यहाँ पे लाना है स्टार्टिंग में, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। Which of the following, this type of question definitely asked in SURL. Which of the following is the cost least material of construction used in pressure vessel construction? प्रेशर वेसल कंस्ट्रक्शन के लिए टाइटेनियम का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दिस टाइप क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन HRL एग्जाम, एंड ये सब क्वेश्चन गेट ओपल के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। The total cost of production is where is a labor cost, ये हमारा लेबर कॉस्ट है, ये हमारा लेबर कॉस्ट है। अब मैं इसे x से दर्शाऊंगी। B इज ए मटेरियल कॉस्ट, मैं इसे y से दिखा रही हूँ। तो फॉर द टोटल कॉस्ट टू बी मिनिमम, हमें मिनिमम करना है। देखिए, आप कोई भी फंक्शन का वैल्यू मिनिमम करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, df/dx 0 निकालते हैं, और d2f/dx² अगर पॉजिटिव आता है तो वो वैल्यू मिनिमम होता है। देखिए दोस्तों, इतना कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ तक ही करना है। क्वेश्चन में दे रहा है ना कि df/dx मिनिमम है, तो जो भी वैल्यू आएगी ना उस पर हमारा df/dx मिनिमम ही आएगा। अगर आप चेक करेंगे तो आपको उस वैल्यू को रखकर इसमें देखेंगे तो d2f/dx² पॉजिटिव आएगा। तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 2x हम dCT/dx करेंगे। देखिए, इसमें हमें दो वेरिएबल है, तो हम सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और y को कांस्टेंट रखेंगे। एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और x को कांस्टेंट रखेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो 2x का डिफरेंशिएशन। आपको डिफरेंशिएशन तो पता होना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसका डिफरेंशिएशन होता है x²y। इस तरीके से आप dCT/dy करेंगे तो आपका 2 - 11,000 y²x आएगा। अगर आप dCT/0 करते हैं तो आ जाएगा x²y = 5500, और dCT/dy तो y²x = 3500। लेकिन दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 17.65। दोस्तों देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये सॉल्व जरूर करें, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिख लें, आप सॉल्व करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर ए केमिकल प्लांट इज 10⁶। मतलब कि टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10⁶ है, वर्किंग कैपिटल 10⁴ है। तो हमें निकालना है ग्रॉस एनुअल सेल टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 1। अब ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जिसको टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता हो। टर्नओवर रेशियो होता है दोस्तों
ग्रॉस एनुअल सेल डिवाइडेड बाय फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए मतलब इस क्वेश्चन में जो वर्किंग कैपिटल है इसे देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि टर्नओवर रेशियो 1 है और फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा 10 की पावर 6 है। तो हमारा ग्रॉस एनुअल सेल कितना आ गया? 10 इंटू 10 की पावर 5। ये सॉल्व ही पहले से सॉल्व कर दिया। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। मैं अब सॉल्व करके आपको बताती हूँ दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है, for a chemical plant the fixed capital investment is 4 into 10 की पावर 9 and the working capital is 20% of the total capital investment। देखिए यहाँ पे टीड की है दोस्तों, वर्किंग कैपिटल है 20% ऑफ टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है हमारा फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। ऐसा बहुत से बच्चे क्या करेंगे 20% इंटू 4 इंटू 9 कर देंगे, जो कि गलत है। प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 4 इंटू 10 की पावर 9 देन 0.8 इंटू टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ से हमारा टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गया 5 इंटू 10 की पावर 9 एंड द annual total product cost is मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2 इंटू 10 की पावर 9 एंड द annual depreciation 9 एंड द टोटल annual सेल्स मतलब हमने जो रेवेन्यू पैदा किया 3 इंटू 10 की पावर 9 and the income tax rate is, देखिए इसमें थोड़ा ट्रिक है, the percent of total capital investment is on the basis of gross profit। तो हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है कि रिटर्न कितना मिला। देखिए दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने ग्रॉस प्रॉफिट किया, जितना प्रॉफिट है जो हम टैक्स दे रहे हैं वो भी तो हमारा मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में आता है, मतलब वो हम उसमें माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, ग्रॉस वर्ड है ना, अगर सिर्फ यहाँ पे टैक्स बिफोर प्रॉफिट, टैक्स आफ्टर प्रॉफिट, टैक्स और ग्रॉस प्रॉफिट 3 तरह होता है। ग्रॉस प्रॉफिट हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, सेल्स माइनस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो 10 के पावर 9 आ गया। अब हमें क्या करना है, रिटर्न कितना आया, तो मतलब ये हर साल इतना जनरेट हो रहा है और हमें कितना टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट था 5 इंटू 10 की पावर 9। तो मतलब इसमें एक्स्ट्रा डेटा क्या क्या दिया हुआ है, 40% एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है। डिप्रिसिएशन जो दिया हुआ है वो भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसका भी कोई यूज नहीं है, बस और सबका यूज है दोस्तों। तो हम फिर निकालेंगे रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट
मतलब 20%। देखिए ये रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट 3 तरीके से निकलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ROI रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, ऐसे भी निकलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितना हमने सेल्स दिया था उसमें से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर निकालते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या करते हैं, सेल्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस डिप्रिसिएशन और 1 माइनस टैक्स रेट और प्लस डिप्रिसिएशन, ये आता फार्मूला। तो आपको ये तीनों ही फार्मूला ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि किस तरह का प्रॉफिट पे हमें रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए पूछ रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्राइस ऑफ एन इक्विपमेंट हैज एन इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट 12,000, मतलब कि V0 की वैल्यू दी हुई है 12,000। देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही लिखने की आदत डालिए, तो ही आप इतने बड़े क्वेश्चन देख के भी डरेंगे नहीं और एग्जाम में जरूर सॉल्व कर पाएंगे। इट इज एस्टिमेटेड दैट यूजफुल लाइफ विल बी 10 years एंड सलेवेज वैल्यू इज 2,000। डिप्रिसिएशन, देखें जब हम कोई प्लांट खड़ा करते हैं तो उसका डिप्रिसिएशन होता जाता है, तो इसमें ऐसा कराएं, डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज बाय मेकिंग इक्वल चार्ज ईयर, फर्स्ट पेमेंट बीइंग डन मेड एट द फर्स्ट ईयर। Depreciation fund be accumulated at an annual rate of 6% at the end of life period. Enough money has to accumulate decreases the determine the yearly cost due to depreciation. इसमें ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे 2,000 तो वैल्यू बच गया, यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ फिक्स्ड अमाउंट जमा कर रहे हैं, बार बार फिक्स्ड अमाउंट जमा कर रहे हैं, जो कि सारा वैल्यू अगर इस साइड ले आते हैं तो जितना इसमें डिप्रिसिएशन हुआ ना, मतलब कि 12,000 2,000 बचा है, मतलब 10,000 का डिप्रिसिएशन हो गया, वो ये सारे वैल्यू के इक्विवेलेंट है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इस साइड लाते हैं तो फार्मूला क्या हो जाता है, 1 + i माइनस 1 डिवाइडेड बाय i इक्वल टू हमारा कितना है, डिप्रिसिएशन कितना का हो गया, 10,000 का हो गया, और हमें a की वैल्यू चाहिए। 1 + i कितना है, रेट दिया हुआ है 6% और n दिया हुआ है 10%, 0.06 इक्वल टू 10,000। देखिए इस साइड लाना मतलब हम फ्यूचर वर्थ निकाल रहे हैं और इस साइड लाना मतलब हम प्रेजेंट वर्थ निकाल रहे हैं। तो हमारा a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 758.68। देखिए मतलब कि अगर बैंक में 6% के रेट पर 758.68 रुपये जमा करता है 10 साल के लिए, तो बाद में वो कितना रुपये बन जाएगा, 10,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the capital cost of a pipeline of exporting material for 5 days का capital cost 5 days का mm में, जो मतलब जो हम आंसर निकालेंगे वो हमारा mm में आएगा। the annual maintenance cost 5% of total capital cost। देखिए यहाँ वर्किंग कैपिटल दिया हुआ नहीं है ना, वर्किंग कैपिटल 0 ले लेंगे, टोटल कैपिटल कॉस्ट हमारा कितना था 5d स्क्वायर प्लस एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल टू कैपिटल कॉस्ट प्लस एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब हमें क्या करना है, मोस्ट इकोनॉमिक पाइप डायमीटर, मतलब कि अगर इस तरह का कॉस्ट होता है और ये डी पे डिपेंड करता है, तो मोस्ट इकोनॉमिक पाइप डायमीटर कितने पाइप डायमीटर का मोस्ट इकोनॉमिक होगा, मतलब ये कॉस्ट मिनिमम होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, dCT/dt करेंगे। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 25/100 × d²
तो 25 चौका 100 मतलब 4d² है। इसकी वैल्यू कितनी है? 4d² है। 1 मिनट, 2 लाइन में करेंगे। CT = 5d²। d² का डिफरेंशिएशन 2d और d1/d4 का डिफरेंशिएशन होता है -1/d⁵। तो इसे आप सॉल्व करेंगे। 21d² अपॉन 4 -4 × 10⁻10 d² नहीं दी है अपॉन d⁵। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी d की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, 49.7 जो कि mm में आएगा और हमें आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, मतलब कि 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब आंसर होगा 4.97 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ भी गलती करते हैं दोस्तों, वो ये ही आंसर मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इक्विपमेंट कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्री इज, मतलब कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। इक्विपमेंट कॉस्ट मतलब क्या? फिक्स्ड कॉस्ट। एंड सिलेबस वैल्यू इज, द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज एनुअल सेल 50,000 है। द कॉर्पोरेट टैक्सेस आर, देखिए यहाँ पेबैक पीरियड पूछा है। पेबैक पीरियड होता है दोस्तों फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअलाइज्ड प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में एन की वैल्यू तो दी ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन 0 मानना पड़ेगा। एनुअलाइज्ड प्रॉफिट, देखिए सेल इतना था, टैक्स इतना दे दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 50% दे दिया, 30% है, सॉरी 30% टैक्स दे रहा है, तो 30% टैक्स दे रहा है, 15,000 टैक्स दे रहा है, तो उसको बचा 35,000। और सिलेबस वैल्यू था, मतलब ये माइनस कर देंगे ना, सिलेबस वैल्यू माइनस कर देंगे। टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस सिलेबस वैल्यू रखते हैं, क्योंकि पेबैक पीरियड क्या है? जितना हमने इन्वेस्ट किया ना, उसका कितने ईयर्स के बाद उतना पूरा वैल्यू हमें वापस हो जाता है। तो जो सिलेबस वैल्यू है वो तो वो पहले से ही वापस है, तो मतलब उसका में से सिलेबस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा इंटू 100। सॉरी ईयर निकालना है ना, 100 क्यों करना। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 5 years। होप है दोस्तों आपको ये समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और है, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। द बॉन्ड हैज ए मैच्योरिटी वैल्यू 10⁻4। देखिए मैच्योरिटी वैल्यू मतलब ये लास्ट का दिया हुआ है, एंड एट द एंड ऑफ 4 year, ये 4th ईयर के बाद दिया हुआ है। द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट 2.5% पर मंथ। यहाँ पे आई पर मंथ
1 मंथ का है तो 12 महीने का, देखिए यहाँ पर मंथ लिखा है मतलब है मंथली दिया हुआ है, तो हमें 1 साल का निकालना होगा, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30% एनुअली। The initial investment to be made to round off to तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे लाना है, मतलब इनिशियल में कितना इन्वेस्ट किया गया था, तो मतलब ये वैल्यू स्टार्टिंग में कितना था, तो हम इस तरह का ऐसे निकालते हैं दोस्तों। जो वैल्यू लास्ट में है 1 + i के पावर n, n is 4. If you solve this you will get फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो भी गेट, ओपल, NRL और भी कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, HURL, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।